मैं लोगों के घरों में दूध बेचने का काम किया करती थी। मैं दिखने में बेहद खूबसूरत थी। मेरी खूबसूरती देखकर कोई भी ये अंदाज़ा बिल्कुल भी नहीं लगा सकता था कि मैं एक शादीशुदा औरत हूँ। मेरी शादी कम उम्र में हो चुकी थी। शादी को लेकर हर लड़की की तरह मेरी भी कई सारे सपने थे, लेकिन मेरा पति एक नंबर का पियक्कड़ आदमी था। मजबूरी में मैं लोगों के घरों में गाय का दूध बेचकर अपने घर का पूरा खर्चा चलाती थी, क्योंकि मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे भी थे। मेरा बड़ा दिल करता था कि मेरा पति रात भर मुझे प्यार करे। मेरी भी कई सारे जज्बात थे, लेकिन मैं जब किसी हैंडसम लड़के को देखती थी तो मेरा उस पर दिल आ जाता था। मैं दूध बेचने के साथ साथ अपने ज़रूरत को भी पूरा किया करती थी। मैं एक कम उम्र की औरत थी। मुझमें रात भर पति के साथ क्रिकेट खेलने की ताकत कई गुना ज़्यादा थी। एक दिन मैंने एक नए बंगले पर दूध बेचने के लिए गई थी। वहाँ पर जो मालिक था वो मुझे बड़े ही गहरी निगाहों से देख रहा था। उस मालिक को देखते ही मेरे अंदर के जो जज्बात थे वह तुरंत ही उमड़ने लगे थे। मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा था। अब यही काम हर दिन शुरू हो गया था। वह मालिक भी दूध के बहाने मुझे छूने की कोशिश किया करता था, जिससे मेरे तन बदन में एक बिजली सी चमकने लगती थी। एक दिन मालिक के घर पर कोई भी नहीं था। जब मैं दूध देने के लिए वहां गई तो मुझसे कहने लगा, आज मेरा दूध लेने का मन नहीं है। ये सुनते ही मैं थोड़ी मायूस हो गई थी। तभी वो मुझसे कहने लगा, आज मेरा मन तुम्हारे साथ प्यारी प्यारी बातें और तुम्हारे साथ आज पूरा दिन मैं क्रिकेट खेलने का मन कर रहा है। अगर तुम अपना कुछ समय मुझे दोगी तो उसके बदले मैं तुम्हें काफ़ी अच्छी कीमत भी दूंगा। जिसे सुनते ही मेरे चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ गई थी और तभी वो मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने साथ अपने कमरे में ले गया था। फिर लाइट बंद करते ही उसने कहा, मेरे तेल से पूरे शरीर में मसाज कर दो, उसके बाद मैं तुम्हें बताता हूँ। मेरा नाम अमृति था। मेरी उम्र 16 साल थी। मैं एक बहुत ही गरीब गांव से संबंध रखती थी। मेरे माँ बाप बचपन में ही चल बसे थे। मेरे भाई ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया था, लेकिन जब मेरे भाई की शादी हुई तो भाभी के आ जाने के बाद मेरे भाई में बहुत सारा बदलाव आने लगा था। मेरी भाभी दिन भर मुझसे घर का काम करवाया करती थी। उन्होंने मुझे घर में पूरा नौकरानी बनाकर रखा हुआ था। मैं जब भी अपने भाई से कुछ पैसे मांगती तो वो भाई को मुंह बनाकर कह देती, इससे पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं, लड़की जात है बिगड़ जाएगी। उसको पैसे दिए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। यही आगे चलकर और ज़्यादा चीज़ों की डिमांड करने लग जाएगी, जो कि बिल्कुल भी सही बात नहीं है। कल को उसकी भी शादी होगी, दूसरों के घर जाएगी, तब यही सब करती रहेगी। तुम्हारा ही नाम खराब होगा ना। मेरी भाभी हमेशा ही भाई को भड़काया करती थी। मेरे भाई की शादी मेरे गांव के पड़ोसी गांव से हुई थी। धीरे धीरे मेरा भाई भी अपनी पत्नी की बातों में आकर मेरे साथ बहुत ही बुरा बर्ताव करता था। मैं मन ही मन में बहुत ज़्यादा दुखी हो जाया करती थी। मैं जब भी अपनी सहेलियों के साथ बैठा करती थी तो अपने सारे दुख दर्द उन्हें बताया करती थी। सहेली के साथ बैठकर मेरा भी मन लग जाया करता था। मेरी सारी सहेलियों की शादी मुझसे पहले हो गई थी, क्योंकि हमारे गांव में लड़कियों की शादी कम उम्र में ही कर दी जाती थी। लेकिन माँ बाप लड़कियों की शादी में लड़के वालों को मुंह मांगी कीमत भी दिया करते थे। सहेलियों की शादी होते देख मेरे भी कई सारे अरमान जागे थे। मेरा भी मन था कि मेरी शादी एक ऐसे आदमी से हो जो मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करे। मेरी सहेलियाँ भी मुझे सुहागरात की रातों के बारे में बताया करती थी, जिसे सुनकर मेरे भी जज्बात बहकते थे। मैं कम उम्र की थी, इसलिए मुझे सुहागरात के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी। मेरी सहेलियों के पास मोबाइल थे, इसलिए मुझे सारी ऐसी वीडियो निकालकर बड़े ही आराम से दिखाया करती थी। शुरू में तो मुझे वह सब देखने में बहुत ही ज़्यादा शर्म आती थी, लेकिन अब धीरे धीरे मुझ में वो वीडियो देखने की हिम्मत पैदा होने लगी थी। मैं अब हर दिन वह वीडियो देखा करती थी और यही सोचती भी थी कि मैं इसी तरह अपने पति के साथ शादी के रात प्यार लुटाया करूंगी। मैं उन वीडियो में हर तरह के प्यार करने का तरीका होता था। अब मैं दिन रात यही सोचा करती थी कि जब मेरी भी शादी होगी तो मैं खूब मज़े किया करूंगी। इसी तरह मैं अपनी ज़िंदगी काट रही थी। घर के कामकाज करके मैं शाम को अपने सहेलियों के साथ बैठकर बातें किया करती थी। अक्सर मुझे अपने पति के साथ सुहागरात के बारे में वह बताया करती थी। मैं भी उनकी बातों को सुनकर बड़े ही मज़े लिया करती थी। धीरे धीरे अब मेरी भी शादी की उम्र हो चुकी थी। इसी वजह से भाई ने कहा कि वो मेरे लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं, जिसे सुनते ही भाभी जल्दी खड़ी हुई थी। वह कहने लगी, कोई ज़रूरत नहीं तुम्हें। जब भाई भाभी की तरफ देखा तो वह डर कर सहम कर कहने लगा, मेरा मतलब कि मैं खुद अपनी नंद के लिए अच्छा रिश्ता ढूंढूंगी। ये सुनते ही मेरे चेहरे पर एक मुस्कुराहट आई थी। मैंने सोचा, चलो आज कहीं ना कहीं भाभी के दिल में मेरे लिए ये मोहब्बत जाग उठी है, क्योंकि वो भी एक औरत हैं और वो मेरी शादी भी एक अच्छे घर में करेंगी।
यही सोचते सोचते अब कुछ दिन बीत चुके थे। तभी भाभी एक दिन हमें कहने लगी, इमरती का एक लड़के से रिश्ता पक्का कर दिया है। जब मैंने ये बात सुनी तो भाभी से कहा, भाभी आपने तो उस लड़के को मुझसे मिलवाया ही नहीं। तब भाभी कहने लगी, ये कोई बात हुई? जो लड़कियां शादी से पहले ही लड़कों से मिला करती हैं उनकी शादियां अच्छी नहीं चलती। लेकिन भाभी उस लड़के को मेरे भाई से तो मिलवा देती। वैसे मेरी भाभी बड़ी ही चालाक औरत थी। उन्हें पता था कि मेरी शादी में उन्हें लड़के वालों की डिमांड के अनुसार दहेज देना पड़ेगा। उन्होंने बड़े ही चालाकी से मेरे भाई से कहा। उन्होंने मेरा रिश्ता एक बहुत ही अच्छे घराने के लड़के से करवाया है और खुशी की बात तो ये है कि उस लड़के के परिवार वालों ने शादी में कोई भी डिमांड नहीं रखी है, यानी कि हमारा कोई खर्च नहीं होगा। जिसे सुनकर भाई कहने लगे, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। मुझे मेरी पत्नी पर पूरा विश्वास है, वो मेरी बहन के लिए ठीक ही चुनेगी। मैंने भी सोच लिया, चलो अच्छी बात है, भाई के ऊपर ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा। इसी तरह कुछ दिन बीत चुके थे। भाभी अचानक से कहने लगी, मेरी शादी 1 हफ्ते के बाद होने वाली थी। उन्हीं हफ्तों में अपनी शादी के लिए मैं बड़ी बेकरार थी। मेरी सहेलियां भी मुझे शादी के रात की पूरी ट्रेनिंग पहले से ही दे चुकी थी ताकि मुझे कोई भी परेशानी ना हो। इसी तरह दिन बीतने लगे थे। मेरी शादी के दिन बहुत नज़दीक आ रहे थे और मैंने अभी तक दूल्हे को भी नहीं देखा था। भाभी ने चुपचाप मुझे सोफे पर ले जाकर बिठा दिया। मैं बड़ी बेताब हो रही थी। अब आने वाली जिंदगी के बारे में सोच रही थी। जब मेरा खुद का घर होगा, मेरा खुद का परिवार होगा, मुझे अपने भाई भाभी के घर नौकरानी बनकर बिल्कुल भी नहीं रहना पड़ेगा। लेकिन मैं शायद गलत थी। कभी कभी हम जो सोचते हैं हमें वैसा बिल्कुल भी नहीं मिलता, क्योंकि किस्मत में हमारे क्या लिखा होता है यह हमें बिल्कुल भी नहीं पता होता। बड़ी ही सादगी के साथ उस रात मेरी शादी हो चुकी थी। मैं शादी करके अपने पति के साथ ससुराल चली गई थी। जब मैं घर के अंदर दाखिल हुई तो एक बहुत ही पुराना सा घर था, जहाँ पर दीवारों पर भी बिल्कुल भी पेंट नहीं किया गया था। मैंने सोचा कि शादी वाला घर है, कम से कम लड़के वालों को अपने घर की मरम्मत तो करवा लेनी चाहिए थी। लेकिन मैंने उस बात को ज़्यादा गौर न किया। जैसे मैं घर के अंदर दाखिल हुई, घर का माहौल भी बहुत ज़्यादा अलग लग रहा था, बल्कि हमारे घर से भी ये घर बहुत ही ज़्यादा छोटा था। घर में मेरी सास और मेरे पति ही अकेले रहा करते थे। मेरी सास थोड़ी बूढ़ी थी, दोनों पैरों से अपाहिज थी। इसी वजह से कुछ रस्में करने के बाद वह अपने कमरे में चली गई थी। लेकिन जैसे ही मेरे पति ने मुझे मेरे कमरे तक पहुंचाया, कमरे की हालत देखकर मैं तो थोड़ा परेशान हो चुकी थी, क्योंकि घर ऐसा था जैसे मानो सदियों से बिखरा पड़ा हो, क्योंकि बिल्कुल भी यहाँ सफाई नाम की कोई चीज़ दिखाई नहीं दे रही थी। मेरे पति ने मुझे कमरे में भेजकर कहा कि मैं कुछ देर के बाद वापस आता हूँ, तुम बैठकर यहाँ आराम करो। अब मैं बिस्तर पर बैठकर बड़ी बेताबी से अपने पति का इंतजार कर रही थी। मैंने सोचा चलो घर जैसा भी हो, लेकिन पति तो अच्छा निकलेगा, क्योंकि उसने शादी के बीच हमसे कोई भी डिमांड नहीं की थी। इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। अब मैं अपने पति के साथ आने वाले टाइम के बारे में सोच रही थी। मुझे किस तरह अपने पति से प्यार करना है, पति को कैसे अपने तरफ करना है, यही सोच सोच कर मैं मन ही मन में थोड़ी खुश हो रही थी। लेकिन फिर पूरे 2 घंटे के बाद मेरा पति कमरे में दाखिल हुआ। लेकिन वह जिस हालत में आया था उसे देखकर मैं चौंक सी गई थी, क्योंकि वह पूरे नशे में धुत था। मैंने अपने पति को पकड़ा और उन्हें बिस्तर पर बिठाया। तभी मेरे पति ने मुझे पकड़कर बिस्तर पर धक्का दे दिया और फिर लाइट बंद करते ही पूरे जोश के साथ मेरे साथ जो किया, उन्होंने मेरी चीख निकाल दी थी। मैं चाहती थी कि मेरा पति मुझसे प्यार करे, कुछ बातें करे, लेकिन जिस हाल में और जिस तरीके से वो मुझ पर प्यार लुटा रहा था, ये मुझे बड़ा ही खराब लग रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था मानो कोई मेरे साथ जबरदस्ती कर रहा हो, मेरे जिस्म को चीड़ फाड़ रहा हो। लेकिन अभी तक मुझे सच्चाई के बारे में बिल्कुल भी कुछ भी पता नहीं था। वही सच्चाई जिसे मेरी भाभी ने मुझे और मेरे भाई से छुपा कर रखा था। मेरी भाभी ने बड़ी चालाकी के साथ ये सब खेल खेल लिया था। दूसरे दिन जब मैं उठी तो मुझे बिस्तर से उठने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। मेरा पूरा बदन कमजोर हो चुका था। लेकिन सुबह सुबह मेरी सास दरवाज़ा खटखटाने लगी थी। वह बैठे बैठे चला करती थी। वह रेंगते हुए मेरे दरवाजे तक आई थी। मुझसे कहने लगी, जल्दी उठो और घर की सफाई करो। जिसे सुनकर मैं बिल्कुल हैरान हो चुकी थी। भला कौन सी सास बहू को दूसरे दिन घर की सफाई के लिए कहती है। लेकिन मैंने सोचा कि शायद उनका यही रिवाज होगा। इसी वजह से मैं नहा धोकर कमरे से बाहर निकली तो मेरी सास ने मुझे झाड़ू पोछा पकड़ा दिया और कहा, पूरे घर के अच्छे तरीके से सफाई करो। बहुत टाइम से घर के अच्छे तरीके से सफाई नहीं हुई है और मैं खुद अपाहिज हूँ, तो मैं घर की सफाई नहीं कर पाती। तुम आ गई हो तो अब से तुम ही किया करोगी। ये सब देखकर मैं आंखें बड़ी बड़ी करके अपनी सास की तरफ देख रही थी। इसका क्या मतलब था? मेरी सास की शायद दोनों टांग काम नहीं करती थी। वह बिस्तर पर ही पड़ी रहती थी। वह बच्चों की तरह बैठकर बाथरूम पेशाब के लिए जाया करती थी।
ये सब देखकर मैं आंखें बड़ी करके अपनी सास की तरफ देख रही थी, लेकिन नई नई शादी हो जाने की वजह से मैं अपनी सास से कोई सवाल जवाब नहीं कर सकती थी। इसी वजह से मैं चुप रही। इस तरह मैंने सारा दिन घर की सफाई में बिता दिया था। मेरे हाथों की जो मेहंदी थी वह भी एक दिन में छूट चुकी थी, क्योंकि घर काफ़ी दिनों से गंदा पड़ा हुआ था, जिसे साफ करते करते मेरे हाथों की मेहंदी भी उतरने लगी थी। मैंने सोचा चलो आज मेरा पहला दिन है और ससुराल में तो ये सब करना ही पड़ता है और घर भी तो मेरा खुद का ही है। यही सोचकर मैंने रात का खाना बनाकर तैयार कर दिया था। मेरी सास ने खाना खाया और जब मैं अपने पति का इंतजार करने लगी तो मेरी सास मुझसे कहने लगी कि तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं, वे खुद ब खुद बाहर से खाना खाकर ही आएगा। मैंने भी चुपचाप अपनी सास की बात को मान लिया था और खाना खाने लगी थी और मेरी सास अपने कमरे में चली गई। अब मैं अपने पति का इंतज़ार कर रही थी। आज फिर रात को मेरा पति लेट वापस आया और आज फिर वो पूरे नशे की हालत में लौटा था, जिसे देखकर मैं फिर से बड़ी ही परेशान होने लगी। आज भी मेरे पति ने पहली रात की तरह मुझ पर अपनी हैवानियत दिखाई थी। मैंने कई बार उन्हें पीछे करने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन मेरे पति की जो पकड़ थी वो इतनी मजबूत थी कि मैं उन्हें अपने से दूर भी ना कर सकती थी। ऐसे ही दिन बीतने लगे थे। मुझे जैसे लग रहा था ये मानो इस घर में काम करने के लिए आई हूँ, और रात को भी इसी तरह होता रहा था। मेरा पति रोज रात को नशे की हालत में आता और मेरे साथ जो जबरदस्ती करता। धीरे धीरे मुझे सच समझ में आने लगा था कि मेरी भाभी ने मेरे साथ बहुत गलत किया है। उन्होंने मेरी ज़िंदगी खराब कर दी है। उन्होंने ही मेरी शादी शराबी के साथ करवा दी, जिसके बदले में ससुराल वालों ने कोई डिमांड नहीं रखी थी। मेरा दिल बहुत ज़्यादा दुखी था। मैं जाकर अपने भाई को भी सारी सच्चाई के बारे में बताऊं, लेकिन मुझे पता था कि मेरा भाई फिर से मुझ पर विश्वास नहीं करेगा और फिर वह भाभी का ही साथ देगा। इसी वजह से मैंने उसे अपनी किस्मत समझकर आगे की ज़िंदगी बिताने लगी थी। मन ही मन में बहुत दुखी थी, लेकिन मैं किसी से कुछ कह भी नहीं सकती थी। घर के हालात भी खराब होते जा रहे थे, क्योंकि मेरा पति एक दिन पैसा कमाता तो 3 दिन बैठकर जुआ शराब इसी सब में उड़ा देता था। मैं पढ़ी लिखी भी ज़्यादा नहीं थी, कहीं नौकरी भी कर सकूं। मेरी सास ने कहा कि तुमको ही अपना हाथ पैर चलाना पड़ेगा। मेरी सास के मायके से उनको 2 गायें मिली थी। गाय का सारा काम पहले तो मेरा पति किया करता था, लेकिन जब मैं आ गई तो मेरी सास ने मेरे सर पर सौंप दिया। पहले उसका बेटा ये सब किया करता था, दूध बेचा करता था और मेरी सास को थोड़े बहुत पैसे दिया करता था, जिसे वह अपने घर का सारा खर्चा चलाया करती थी। जब मैं उस घर में गई तो मेरा पति भी घर का सारा काम छोड़कर बाहर थोड़ा बहुत कमाता। मैंने भी धीरे धीरे गाय का दूध बेचना शुरू कर दिया था। मैं दूध बेचने के लिए लोगों के घरों में जाया करती थी। धीरे धीरे मेरी हालत ठीक होनी शुरू हो चुकी थी, लेकिन मेरा पति कभी कभी उन पैसों को भी जबरदस्ती मुझसे छीनकर शराब पीने के लिए चला जाया करता था। मैं अपनी किस्मत को बहुत ही कोसती रहती थी। भगवान ने आखिर मुझे किस जुर्म की सजा दी है। तभी मुझे एक दिन पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ। माँ बनने की खुशी में मुझे अपनी जिंदगी में एक रोशनी की किरण दिखाई दी थी। बच्चे को देखकर ही मैंने अपनी आने वाली जिंदगी के बारे में सोच लिया था। मेरी सास भी अब मुझ पर ध्यान देने लगी थी और मेरा मान सम्मान करने लगी थी, क्योंकि मैं उनके बेटे के बच्चे को जन्म दे रही थी। बच्चे की खुशी में उसने मेरे साथ अच्छा व्यवहार करना शुरू कर दिया। वह घर के काम काज में भी मेरी थोड़ी बहुत मदद करती थी। मैं जैसे रोटियां बना दिया करती थी, बैठे बैठे मसाला पीस दिया करती थी। जो बैठने का काम था वह सारा कर देती थी। मेरी सास ने मुझे समझाया, इस हालत में तुम्हें मेरे कमरे में सोना पड़ेगा। मेरी सास को डर था कहीं उनका बेटा मेरे साथ कुछ गलत ना कर दे। इसी वजह से मुझे अपने साथ अपने कमरे में सुलाने लगी थी। इसी तरह मैं भी अपनी ज़िंदगी बिता रही थी। अब मैं आने वाली ज़िंदगी के बारे में सोचने लगी थी कि मेरे छोटे छोटे बच्चे होंगे और मुझे माँ कहकर बुलाएंगे। पति का तो प्यार इस जन्म में मुझे मिला ही नहीं और न ही मुझे मेरे माँ बाप का प्यार मिला। कम से कम मेरे खुद के बच्चे होंगे, वो मुझसे बहुत प्यार करेंगे। यही सोचकर मैं बहुत ही खुश थी। फिर पूरे 9 महीने के बाद मैंने 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था। कुछ दिन तो मैं बिस्तर पर ही आराम करती रही, क्योंकि बच्चे हो जाने की वजह से मुझ में बहुत कमजोरी आ चुकी थी। लेकिन अब धीरे धीरे घर की समस्याएं भी फिर से खराब होने लगी थी, क्योंकि मेरा पति तो कोई काम बिल्कुल भी नहीं करता था। उसे बिल्कुल भी मेरे बच्चों की कोई भी फिक्र नहीं थी। मेरी सास ही थी जो मेरे बच्चों की देखभाल किया करती थी। फिर 1 महीने के बाद मैंने फिर से दूध बेचने का काम शुरू कर दिया था। 1 महीना दूध ना बेचने की वजह से जो मुझसे दूध पहले खरीदा करते थे, उन्होंने किसी और से दूध लेना शुरू कर दिया था। इसी वजह से अब मुझे दूध बेचने में थोड़ी परेशानी होने लगी थी। मैं जब शाम को अपने बच्चों के पास जाती तो वो भूख से चिल्लाते रोते रहते, जिसे देखकर मुझे काफ़ी दर्द भी होता था। मैं मन ही मन बहुत दुखी होती थी।
मैं कम से कम अपने बच्चों के लिए भी कुछ नहीं कर पा रही हूँ। मेरी सास मुझे बहुत ही हिम्मत दिया करती थी। वो मुझे हमेशा यही कहती थी कि तुम बहुत ही बहादुर लड़की हो, तुम बिल्कुल भी हार मत मानो। देखो, कहीं दूसरी जगह पर जाकर दूध बेचा करो, शायद वहाँ किसी को ज़रूरत हो। यही सोचकर मैं दूसरी जगह पर जाकर लोगों के घरों में दूध बेचना शुरू कर दिया था। कुछ दिन तो मुझे थोड़ी परेशानी हुई, लेकिन बाद में धीरे धीरे मेरे दूध की बिक्री ज़्यादा होने लगी थी। दूध के बदले मुझे काफ़ी अच्छी कीमत भी दिया करते थे, जिससे मेरे घर की समस्याएं बहुत ठीक होने लगी थी। एक दिन जहाँ मैं दूध बेचने के लिए जाया करती थी, वहाँ एक औरत थी जिससे मेरी मुलाकात हुई थी। वह औरत मुझसे कहने लगी, तुम्हारा दूध बाकी दूधों के हिसाब से काफ़ी फ्रेश होता है। तुम एक काम करना, यहाँ से कुछ दूर एक बहुत बड़ा बंगला है, तुम वहाँ पर भी रोज़ दूध देकर आना। वहाँ पर तुम्हें काफ़ी अच्छी कीमत भी मिलेगी। जिसे सुनते ही मैं अंदर अंदर बहुत ही खुशी जताई थी। मैं बहुत ईमानदार लड़की थी। मैंने कभी भी दूध में मिलावट नहीं की थी। इसी वजह से लोग मुझसे दूध बार बार खरीदा करते थे। दूसरे दिन उस औरत के कहने के हिसाब से मैं उस बंगले में पहुंच चुकी थी। वह बंगला आगे से काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत भी था और बहुत दूर भी था। चलते चलते मेरे पैरों में सूजन आने लगी थी। वह घर बाकी घरों के हिसाब से काफ़ी अलग था। जब मैं उस बंगले के दरवाजे को खटखटाया तो सामने एक बहुत ही हैंडसम सा आदमी आकर खड़ा हो चुका था। उसे देखकर मैं थोड़ी हड़बड़ा सी गई। वो मुझे देखकर घूर घूर कर कहने लगा, आप कौन हैं? मैंने कहा, जी मुझे यहाँ पर बताया गया था कि आपको यहाँ पर फ्रेश दूध की ज़रूरत है। उस आदमी ने कुछ देर मुझे ऊपर से लेकर नीचे तक निहारा और फिर मुझसे कहने लगा, तुम कहीं दूध में मिलावट तो नहीं करती? मैंने कहा कि नहीं, आप एक बार इस दूध को खरीद कर देख लीजिए। जब आप इसे खरीदेंगे तब आपको खुद पता चल जाएगा। फिर उस आदमी ने कुछ देर सोचने के बाद मुझसे कहा कि ठीक है, तुम रोज़ मुझे 3 लीटर दूध दे जाया करो। दूध देने के बाद मैं वापस अपने घर आ चुकी थी। अब मैं बहुत ही खुश थी क्योंकि मुझे एक और जगह पर दूध बेचने का काम मिल चुका था। अब मैं रोज़ इसी तरह दिन रात मेहनत किया करती थी। रात को जब मैं घर आती तो अपने बच्चों के साथ वक्त बिताया करती थी। धीरे धीरे मैं अपने बच्चों की ज़रूरत को भी पूरा करने लगी थी। मेरी ज़िंदगी में मुश्किलें कम नहीं हो रही थी। अभी भी बहुत सारी परेशानियां आनी बाकी थी। एक दिन मैं उस आदमी के घर दूध बेचने के लिए गई थी। जब उसने दरवाज़ा खोला तो उसके कुछ देर बाद ही अंदर से बहुत तेज तेज बच्चे की रोने की आवाज़ आ रही थी। वह आदमी भागता हुआ उस बच्चे को चुप कराने के लिए घर के अंदर चला गया था। बच्चों की आवाज़ सुनकर मैं भी अंदर भागती हुई गई थी। उसका बच्चा बहुत ही जोरों से रो रहा था। उससे बिल्कुल भी चुप नहीं हो रहा था। जैसे वह आदमी बच्चे को चुप करा रहा था, मैं एक माँ थी और इसी वजह से मैंने उस बच्चे को गोद में लेने के लिए कहा कि मैं उसके बच्चे को चुप करवा देती हूँ। वो मुझे बड़ी बड़ी आंखों से घूर कर देखते हुए कहने लगा कि तुम तो एक लड़की हो और तुम कहाँ से बच्चे को संभाल पाओगी। तभी मैंने उससे कहा कि मेरे भी 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, आप एक बार मुझ पर भरोसा करके देखो। जब उसने बच्चे को मेरी गोद में दिया तो वह कुछ ही देर बाद वह बच्चा बिल्कुल चुप हो चुका था। वह बच्चा देखने में बड़ा ही खूबसूरत था। उसकी मासूमियत तो उस बच्चे के चेहरे पर झलक रही थी। वह आदमी मुझे फिर से बड़ी बड़ी आंखें करके देख रहा था। तभी वो मुझसे कहने लगा, तुम्हारी उम्र तो ये अंदाज़ा बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि तुम 2 बच्चों की माँ हो। कुछ देर में उसका बच्चा बिल्कुल चुप होकर सो गया था। उस बच्चे को मैंने उस आदमी को वापस दे दिया और दूध देने के बाद मैं अपने घर आ चुकी थी। अब मैं रोज़ दूध देने के बाद उस आदमी के साथ बातचीत किया करती थी। वह आदमी बड़ा ही शरीफ इंसान मालूम पड़ रहा था। उसने बताया था कि उसका एक बच्चा है और बच्चे की डिलीवरी के बाद उसकी माँ चल बसी थी। इसी वजह से तभी से वो बच्चे को खुद ही संभाल रहा है। उसे बहुत वक्त लगती है इस बच्चे को संभालने में। मैंने कहा तो आप चाहे तो किसी अच्छी लड़की को देखकर शादी भी कर सकते हैं। तभी उन्होंने कहा कि नहीं, कोई दूसरी औरत दूसरे बच्चे को माँ जैसा बिल्कुल प्यार नहीं दे सकती है। तभी उस आदमी ने मेरे बच्चे के बारे में पूछा था। मैंने भी उसे अपनी कहानी बता दी थी। वह आदमी काफ़ी अच्छा दिल का इंसान मालूम पड़ रहा था। अब मैं रोज़ उसके घर दूध बेचा करती थी और उस बच्चे के साथ थोड़ा वक्त बिता लिया करती थी। उसका बच्चा भी मेरे साथ काफ़ी अच्छे से घुल मिल गया था। अब मैं इसी तरह अपनी ज़िंदगी बिता रही थी। मेरा पति तो दिन रात नशे की हालत में रहता था। उसे तो मेरे और मेरे बच्चे की बिल्कुल भी कोई परवाह नहीं थी, बल्कि उसे तो अपनी खुद की सगी माँ की कोई परवाह नहीं थी। मेरी सास बल्कि अपाहिज थी और बहुत ही बूढ़ी होती जा रही थी। अब मेरे बच्चे थोड़े बड़े होते जा रहे थे। धीरे धीरे बच्चों को संभालना मेरे लिए भी थोड़ा मुश्किल होता जा रहा था। फिर एक दिन मेरा बच्चा बहुत तेज बीमार हो चुका था। डॉक्टर ने मुझे कहा कि दोनों बच्चे जुड़वा हो जाने की वजह से दोनों को ही अस्पताल में एडमिट करना पड़ेगा, क्योंकि बच्चों को निमोनिया हो चुका था
उसके लिए काफ़ी सारे पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। मेरे पास इतने सारे पैसे तो बिल्कुल भी नहीं थे। मैं भागती हुई घर आकर अपने पति से भीख मांगने लगी थी, लेकिन वह तो मुझे धक्का देकर घर से बाहर जा चुका था। अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। मैं जिन जिन घरों में दूध बेचा करती थी, मैं वहां जाकर भीख मांगने लगी थी, लेकिन इतनी बड़ी रकम के लिए कोई भी मेरी मदद करने को तैयार नहीं था। मेरे पास सिर्फ अब एक ही घर बचा था। मैं भागती उस आदमी के घर पहुंची थी। वो मुझे इतना हड़बड़ाया हुआ देखकर वह आदमी मुझसे कहने लगा, क्या हुआ इमरती? मैंने जल्दी उसके आगे हाथ जोड़ दिए कि मुझे अभी कुछ पैसों की अर्जेंट बहुत ज़रूरत है। मेरे दोनों बच्चे बीमार हैं और उन्हें जल्द से जल्द अस्पताल में एडमिट करवाना पड़ेगा। मेरे बच्चों के अलावा मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। मेरा पति भी पूरा निकम्मा है। वो मेरी मदद बिल्कुल भी नहीं करना चाहता। उसे तो न मेरी न मेरे बच्चे की बिल्कुल भी कोई परवाह नहीं। कुछ देर तो वह आदमी सोचने लगा। फिर उसके बाद उसने मुझे एक ऐसी बात कही जिसे सुनकर मेरे पूरे शरीर में सनसनी दौड़ चुकी थी। वह आदमी मुझसे कहने लगा, आज मैं दूध तुमसे बिल्कुल भी नहीं लूँगा। मैंने कहा, आप ये सब बातें क्यों कर रहे हैं? तभी वह कहने लगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे शादी कर लो। जिसे सुनकर मैं पूरा हिल चुकी थी। वह कहने लगा, मेरा इनमें बिल्कुल भी कोई गलत इरादा नहीं। देखो, मेरी पत्नी इस दुनिया में नहीं है और मुझे भी अपने बच्चों के लिए एक माँ की ज़रूरत है। तुमने मेरे बच्चे को एक माँ जैसा प्यार दिया और मेरा बच्चा भी तुम्हारे साथ काफ़ी अच्छे तरीके से घुल मिल चुका है और तुम मुझे अच्छी भी लगती हो। इसी वजह से मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तभी मैं कुछ देर चुप रही। वो बड़ी बड़ी आंखें करके मुझे देख रहा था। तभी वो मुझसे कहने लगा, तुम अपने पति की भी बिल्कुल फिक्र मत करो। वैसे उसे मैं कुछ पैसे देकर उससे तुम्हें डिवोर्स दिलवा दूंगा ताकि तुम आराम से मुझसे शादी कर सकती हो। देखो, इसमें तुम्हारी भी भलाई है, क्योंकि तुम्हें भी पता है तुम्हारा पति कभी भी तुम्हारे आने वाले टाइम में तुम्हारे बच्चों के साथ बिल्कुल भी खड़ा नहीं रहेगा। वह तो एक शराबी इंसान है और एक शराबी इंसान के साथ जिंदगी क्या ही होती है वह तुम अच्छे तरीके से जानती हो। और तुम कब तक ऐसे धक्के खाती रहोगी? मैं चुपचाप उस आदमी की सारी बातें सुनती रही। वह आदमी जो बातें कर रहा था वह एक हिसाब से बहुत ही सही कह रहा था। मैंने जब से शादी की है मैंने तब से ही कई सारे दुख खुद ही झेले हैं। मेरे पति ने कभी भी मेरा साथ नहीं दिया। उसने कभी भी मेरी ज़रूरत को नहीं समझा। अगर आज मैं उस आदमी की बात नहीं सुनती, ये तो मेरे बच्चे की ज़िंदगी का सवाल है। मुझे अपने बच्चे के लिए उस आदमी के साथ शादी करनी ही पड़ेगी। तभी मैंने उस आदमी की बात को मान ली। फिर उस आदमी ने मेरे कहने के हिसाब से मुझे 2 लाख रुपए दिए थे जब मैंने अपने बच्चे को अस्पताल में एडमिट करवाया था। कुछ दिन मेरे बच्चों का इलाज चलता रहा। उसके बाद मेरे बच्चे बिल्कुल सेहतमंद हो चुके थे। मैंने वापस बच्चों को अपने घर ले आई थी। अब कुछ दिन के बाद वह आदमी मेरे घर पहुंचा। उसने मेरे पति को 1 लाख रुपए दिए। उसके बदले में मेरे पति ने मुझे डिवोर्स देने की डिमांड की थी। उसने एक बार भी मेरे बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा था। चुपचाप डिवोर्स के पेपर पर साइन कर दिए थे। उस आदमी के साथ कोर्ट में जाकर शादी कर ली थी। फिर उसके बाद मैं उसके घर आकर रहने लगी थी। मेरी सास ये सदमा बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाई थी और वह अपनी ज़िंदगी से हार गई थी। वह इस दुनिया से चली गई थी। यहाँ आने के बाद कुछ दिन तो यहाँ मुझे बहुत ही अजीब सा लग रहा था, लेकिन धीरे धीरे उस आदमी का मेरे बच्चों के लिए जो मोहब्बत थी उसे देखकर मैं पूरी पिघल चुकी थी। वह आदमी सच में अच्छा इंसान था। वो मेरे बच्चों को भी बिल्कुल फ़र्क नहीं करता था। उसने मेरे बच्चे को भी अपने बच्चों की तरह ही प्यार दिया था। जब भी वह शाम को घर वापस आता तो अपने बच्चों के साथ साथ मेरे बच्चों के लिए भी खिलौने लेकर आता था। अब धीरे धीरे मुझे भी उस आदमी से मोहब्बत होने लगी थी। शादी के हो जाने के बाद हमने एक बार भी एक दूसरे के करीब नहीं आए थे। न ही मेरी इस आदमी के साथ सुहागरात हुई थी, क्योंकि मेरे पति ने मुझे कहा था कि जब तुम चाहोगी तभी मैं तुम्हारे करीब आऊँगा। इसी वजह से मैं शाम को अपने पति के आने से पहले पूरे घर को अच्छे तरीके से सजा लिया था। जब मेरा पति घर के अंदर दाखिल हुआ तो वो मुझे देखकर हैरान हो चुका था। मैंने सारे बच्चे को दूसरे रूम में सुला दिया था। मैंने अपने पति का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ कमरे में ले गई थी। वह कमरे में आकर बड़ी बड़ी आंखें करके मुझे देख रहा था। उसके चेहरे पर हल्की सी स्माइल थी। मैंने उसका हाथ पकड़कर उसे कहा कि जब से तुम मेरी ज़िंदगी में आई हो तब से मेरी दुनिया बदल चुकी है। मेरे बच्चों की भविष्य संवर गई है। मेरे बच्चों को एक अच्छा बाप मिल चुका है। अगर तुम मेरी ज़िंदगी में ना आते तो शायद अभी भी मैं अपनी ज़िंदगी में परेशानियां ही झेल रही होती। उसके आगे मैं उससे कुछ कहने ही वाली थी। तभी मेरे पति ने मुझे चुप करवाते हुए कहा, जो वक्त बीत चुका है उसे छोड़ दो और जो वक्त है उसे अच्छे से एंजॉय करो। फिर हम दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया। फिर हमने एक दूसरे पर खूब प्यार लुटाया। आज मेरी जन्मों की प्यास बुझ चुकी थी, क्योंकि मैं इसी तरह की प्यार की भूखी थी। जो मेरी शादी को लेकर सपने थे वे आज पूरे हुए थे। आज मुझे लग रहा था जैसे मेरा पति मुझ पर वो प्यार लुटा रहा है जिसकी मुझे उम्मीद थी।
मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा खुश थी। मेरी शादी को 1 साल बीत गया था। मेरे पति ने मुझसे एक बच्चे की इच्छा की थी। उन्होंने कहा कि 2 बेटे तुम्हारे हैं और 1 बेटा मेरा है। मैं चाहता हूँ कि हम दोनों की 1 बेटियाँ हों जो इन तीनों भाइयों को राखी बांधे। मुझे उनकी बात बहुत अच्छी लगी। उस दिन से हम दोनों ने एक और बच्चे के लिए कोशिश करनी शुरू कर दी। मेरी शादी को 2 साल के बाद मैंने एक बेटी को जन्म दिया था। मेरे घर में खुशियाँ ही खुशियाँ थी। आज मेरी बेटी श्रेया का नामकरण था। मैंने उसमें अपने पति से बात करके अपने भाई भाभी को बुलाने की इच्छा की थी। मेरा पति तुरंत मान गया था और उनको भी इनविटेशन दे चुके थे। जब भाभी मेरे घर आई तो उनके साथ ना ही कोई बच्चा था और वे अब बहुत ही ज़्यादा बदसूरत दिखाई दे रही थी। मैंने उनकी वजह पूछी तो कहने लगी, मैंने बच्चे के लिए बहुत इलाज करवाया और मैं बच्चे के लिए दवाई खा रही हूँ, जिसकी वजह से मुझे ये साइड इफ़ेक्ट हो रहा है और मेरी ऐसी हालत हो गई है। मैंने मन ही मन में कहा, भाभी ये सब तुम्हारे कर्मों की सज़ा है। आज मेरी भाभी मुझसे नज़रें नहीं मिला पा रही थी क्योंकि मेरे भाई को सारी हकीकत पता चल गई थी। मेरा भाई मुझे बता रहा था, तुम्हारा पहला पति किसी मंदिर के सामने बैठा भीख मांग रहा था। मेरी नज़र जब उस पर पड़ी तो मैंने तुम्हारे बारे में उससे पूछा तो उसने सब कुछ मुझे बता दिया। मेरे भाई ने मुझे बहुत सराहा और कहा कि तुमने जो भी फैसला लिया है बहुत अच्छा लिया है। मेरे दूसरे पति से उनकी बहुत अच्छी बातचीत हुई। अब भाई हमारे घर राखी पर आता था, मैं उसे राखी बांधती थी। मेरे तीनों बेटे मेरी बेटी से बहुत प्यार करते। मैंने कभी अपने तीनों बेटों में कोई फ़र्क नहीं किया और ना ही उन्हें इस बात का पता है कि उनकी माँ अलग है या उनके पिता अलग है। मेरे तीनों बेटों को यही लगता है हमारे माता पिता यही हैं। हम दोनों ने यही वादा किया है, हम अपने तीनों बेटों को ये सच्चाई कभी नहीं बताएंगे। आप लोग बताइए, क्या मैंने करण से शादी करके गलत किया या ठीक? करण मेरे दूसरे पति का नाम था। और मेरी वीडियो आप लोग जहाँ कहीं से भी देखते हैं, कमेंट में अपने शहर और राज्य का नाम ज़रूर बताइए। मुझे आप लोगों के कमेंट पढ़ने में बहुत आनंद आता है और उन सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ जो लोग मेरी वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं और शेयर करते हैं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।